नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। 12 सितंबर तक नामांकन किए गए और आज 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच का दिन है, स्क्रूटनी का दिन है। उसके बाद 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि रहेगी और उसके बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर मतदान होना है। 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाने हैं, परिणाम आ जाने हैं, आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी और आने वाली विधानसभा के अंदर कौन सी पार्टी सत्ता के अंदर बैठेगी, किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, वो 8 तारीख को हालांकि पता लगेगा। मगर उससे पहले ओपिनियन पोल क्या कहता है, रुझान क्या कहते हैं, अनुमान क्या कहते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं और किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। वो तमाम 90 की 90 सीटों पर मैं वो 90 की 90 सीटों का विश्लेषण और उन 90 सीटों पर चर्चा मैं आपसे करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े, जो समीकरण आप लोगों के सामने रखे थे वो लगभग सच्चाई के नजदीक रहे। उसके बाद जो कांग्रेस की टिकटों को लेकर आप लोगों के सामने जो हमने समीकरण रखे थे वो भी लगभग सच के नजदीक रहे। और अब हालांकि नतीजे 8 तारीख को आने हैं, मगर अब जो रुझान मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो रुझान मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी उम्मीद है कि हम सच के नजदीक होंगे। इसलिए तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, तमाम साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि विधानसभा चुनाव को लेकर जो तमाम खबरें हैं, प्रमाणिक समाचार हैं या प्रमाणिक जो आप तक जानकारी है वो पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आखिर 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों पर किस पार्टी का दबदबा है, कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है और कौन सा प्रत्याशी हारने वाला है। हालांकि समीकरण चुनाव के अंदर हर रोज बदलते हैं। समीकरण कल क्या होंगे, परसों क्या होंगे, जब तक मतदान नहीं हो जाता जब तक समीकरण बदलते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो बड़ा संवेदनशील चुनाव को माना जाता है। चुनाव एक बयान पर चुनाव पलट भी जाते हैं, एक बयान पर चुनाव हार भी सकता है प्रत्याशी, एक बयान पर चुनाव जीत भी सकता है। तो जब तक चुनाव चलता है, जब तक मतदान नहीं हो जाता, जब तक परिवर्तन की या बदलाव की आशंका बनी रहती है, आंकड़ों को लेकर भी, हार जीत को लेकर भी। मगर आज की स्थिति क्या है वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कालका से। इससे पहले कालका की मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन है, अनुमान यह है कि इलेक्शन लगभग कांग्रेस और भाजपा के अंदर बंटता हुआ नजर आ रहा है। जो रीजनल पार्टी है, इनेलो को छोड़कर बाकी जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे जेजेपी हो, उनको नहीं लगता कि वो इलेक्शन को ज्यादा प्रभावित कर पाएंगी। हालांकि इनेलो का एक पॉकेट है जहां इनेलो कुछ अच्छा कर सकती है। ऑल ओवर हरियाणा के अंदर भी हो सकता है कि इनेलो भी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में ना हो। खैर, जो भी हो, बात कर लेते हैं आंकड़ों के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कालका की। कालका के अंदर शक्ति रानी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है, और प्रदीप चौधरी वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो अगर मैं पूरा का पूरा विश्लेषण आप लोगों के सामने रखूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा 90 जो विधानसभा क्षेत्र या 90 सीटों का जिक्र करने में। तो मैं बड़े शॉर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। जो प्रदीप चौधरी हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और यहां पर जो जिसको बढ़त मिल सकती है या जिसके खाते में सीट जा सकती है वो प्रदीप चौधरी यहां से विधायक बन सकते हैं और ये सीट कांग्रेस को जा सकती है। उसके अलावा पंचकुला की बात की जाए, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चंद्रमोहन है, पूर्व जो मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल उनके बेटे हैं। तो यहां से अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है, चंद्रमोहन यहां से चुनाव जीत सकते हैं। उसके अलावा नारायणगढ़ की बात की जाए तो यहां से पवन सैनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से शैली चौधरी वो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। पवन सैनी पूर्व विधायक रहे हैं और जो शैली चौधरी वो मौजूदा जो विधायक 2019 से लेकर 2024 तक जो विधायक रही वो शैली यहां से विधायक रही। तो ये सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ सकती है या नजर आ रही है। उसके अलावा अंबाला कैंट की बात की जाए तो अनिल विज यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से परिमल परी वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा यहां से निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा सरवारा, जिन्होंने पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा था, उन्होंने यहां पर कांग्रेस से बागी होकर इंडिपेंडेंट अपना फॉर्म भरा है। वो फॉर्म वापस लेती हैं या नहीं लेती हैं, अभी तक के समीकरण की बात की जाए तो यहां पर अनिल विज कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चित्रा सरवारा का जो इंडिपेंडेंट फॉर्म है या जो उनका
निर्दलीय के तौर पर नामांकन है उसका बेनिफिट या उसका फायदा अनिल विज को मिल सकता है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में हिस्से में जा सकती है। उसके अलावा अंबाला सिटी की बात की जाए तो अंबाला सिटी में असीम जो गोयल हैं, असीम गोयल यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और निर्मल सिंह वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये सीट यहां पर जो जाती हुई नजर आ रही है वो निर्मल सिंह यहां से जीत सकते हैं, कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। हालांकि जो कांग्रेस के जो एक संभावित उम्मीदवार और थे जसबीर मल्लौर, वो हालांकि उनकी तरफ से बगावत की बातें कही जा रही हैं। उनकी बगावत का कितना फर्क पड़ता है वो देखने वाली बात होगी, मगर यहां से निर्मल सिंह फिलहाल की बात की जाए तो निर्मल सिंह यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मुलाना की बात की जाए तो संतोष सारवन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उसके बाद पूजा चौधरी वो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और दोनों की बात की जाए तो ये सीट भी कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है, कांग्रेस के खाते में जा सकती है और यहां से पूजा चौधरी जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में लग रही है। उसके बाद बात की जाए साढौरा की, यहां से बलवंत सिंह वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रेणु बाला यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है या आ रही है। उसके बाद जगाधरी की बात की जाए तो यहां पर कंवरपाल जो सरकार के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर मंत्री रहे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और अकरम खान यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और यहां से कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार ने बागी फॉर्म भरा है, आदर्श पाल ने यहां से बागी फॉर्म भरा है। तो इस सीट पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इस सीट पर और इंतजार किया जाना चाहिए, समीकरण यहां पर कुछ भी रह सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए यमुनानगर की तो घनश्याम दास अरोड़ा यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रमन त्यागी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और यहां से आईएनएलडी के जो उम्मीदवार हैं वो दिलबाग सिंह हैं। अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पे जो रमन त्यागी हैं वो लगता है उनका पलड़ा भारी यहां से नहीं नजर आ रहा, बल्कि जो मुख्य मुकाबला है वो घनश्याम दास और जो आईएनएलडी के उम्मीदवार है दिलबाग, उनके बीच में रहने की संभावना है। और कहीं ना कहीं सीट की बात की जाए तो हो सकता है संभावना जिसकी ज्यादा है वो दिलबाग सिंह पर हावी रह सकते हैं घनश्याम दास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि ये शहरी सीट है और शहरी सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं बढ़त में होती है। इसके अलावा बात की जाए रादौर की, रादौर के अंदर श्याम सिंह राणा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बिशन लाल सैनी उम्मीदवार हैं। तो श्याम सिंह राणा अभी हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी, उससे पहले वो इनेलो के अंदर थे और यहां पर एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जब उनको टिकट नहीं मिले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, मगर अब वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है उनके भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने के या उनके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशी को रादौर के अंदर उठाना पड़ सकता है। तो ये सीट कहीं ना कहीं बिशन लाल सैनी को जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। उसके अलावा लाडवा की बात की जाए तो लाडवा से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह हैं। तो अगर बात की जाए समीकरणों की, यहां पर नायब सिंह सैनी के खाते में या भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में यह सीट जा सकती है। उसके अलावा शाहबाद की बात की जाए तो शाहबाद के अंदर यहां पर सुभाष कलसाना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रामकरण काला वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रामकरण काला जेजेपी के विधायक थे, उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा देकर और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं समीकरण ये कहते हैं, कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल ये कहता है कि ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, रामकरण काला यहां से विधायक बन सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए थानेसर की, थानेसर के अंदर सुभाष सुधा वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री थे और अशोक अरोड़ा वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अशोक अरोड़ा की बात की जाए तो पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे और अब की बार जो समीकरण है वो कहते हैं कि अशोक अरोड़ा यहां से चुनाव जीत सकते हैं। जो अभी तक सामने आया है उसको लेकर कहा जा सकता है कि ये सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा पेहोवा की बात की जाए, पेहोवा से जय भगवान शर्मा यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मनदीप सिंह चट्ठा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि मनदीप सिंह पिछली दफा
उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो लगभग 37,000 के करीब उनकी वोट आई थी और बहुत कम मार्जिन से, लगभग 5,000 के आसपास के मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। मगर अब की बार जो सर्वे कहते हैं या जो समीकरण या ओपिनियन पोल कहता है, वो कहता है कि मनदीप सिंह वहां से चुनाव जीत सकते हैं और ये सीट भी कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए गुलाचिका की, तो कुलवंत बाजीगर यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और देवेंद्र हंस वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछली दफा देवेंद्र हंस ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर उन्होंने लगभग 30,000 वोट लिए थे और उसी आधार को देखते हुए अब की बार हो सकता है कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया हो। और अगर भरोसे की बात की जाए तो लगता है कि कांग्रेस के भरोसे पर जो देवेंद्र हंस हैं वो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट भी हमारे लिहाज से कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। देवेंद्र हंस यहां से विधायक बन सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए कलायत की, कलायत सीट से यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कमलेश ढांडा है, मंत्री रही मनोहरलाल खट्टर की सरकार में। और यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मैंने बताया कि कमलेश ढांडा, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर जो हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश, उनके बेटे विकास सहारन यहां से उम्मीदवार हैं। और अगर समीकरण की बात की जाए, ओपिनियन पोल की बात की जाए, राय की बात की जाए, तो ये सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये सीट भी कांग्रेस को जा सकती है। विकास सहारन यहां से विधायक बन सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर। उसके अलावा बात की जाए कैथल की, कैथल के अंदर लीलाराम गुर्जर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और आदित्य सुरजेवाला, बड़ा नाम है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं, वो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और यहां पर जिस तरीके से पिछला जो चुनाव था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। और अब की बार जो रुझान है, जो समीकरण है, वो कहते हैं कि यहां से कांग्रेस की सीट ये आ सकती है, कांग्रेस को ये सीट जा सकती है। और जो आदित्य सुरजेवाला हैं वो लीलाराम गुर्जर पर यहां पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए पुंडरी की, तो यहां से सतपाल जांबा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और सुल्तान सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि इस सीट पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पर थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। उसके अलावा नीलोखेड़ी की बात की जाए तो नीलोखेड़ी के अंदर भगवान दास कबीरपंथी पूर्व विधायक रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और धर्मपाल गौंदर जो 19 से लेकर 24 तक इंडिपेंडेंट विधायक रहे, वो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो यहां पर समीकरण चेक किए जाए, यहां पर अगर अपनी राय दी जाए और जो यहां पर अनुमान है वो अनुमान ये है कि ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। धर्मपाल गौंदर वो यहां से विधायक बन सकते हैं। इसके अलावा इंद्री की बात की जाए तो रामकुमार कश्यप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उसके अलावा राकेश कंबोज कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से हैं। और पिछली बात की जाए तो इंडिपेंडेंट, पिछले चुनाव के अंदर इंडिपेंडेंट चुनाव राकेश कंबोज ने लड़ा था और 47,000 के करीब उनको वोट आए थे और 7,000 के थोड़े बहुत मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। और अब की बार उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। तो जो रुझान कहते हैं, जो समीकरण कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए करनाल की, करनाल के अंदर जगमोहन जो आनंद है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से सुमिता विर्क वो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। और यहां के समीकरण की बात की जाए तो यहां पर जगमोहन आनंद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए घरोंडा की, घरोंडा के अंदर हरविंदर कल्याण वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से वीरेंद्र सिंह राठौर यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और समीकरणों की बात की जाए, रुझान की बात की जाए तो यहां पर हरविंदर कल्याण वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए असंध की, असंध से योगेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और शमशेर गोगी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अगर यहां पर समीकरण की बात की जाए, रुझान की बात की जाए और ये सीट किसके खाते में जा सकती है उसकी बात की जाए तो यहां पर ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। शमशेर गोगी एक बार फिर यहां पर विधायक के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगली सीट की बात की जाए तो पानीपत जो ग्रामीण सीट है उसकी बात की जाए तो यहां पर पानीपत ग्रामीण में महिपाल ढांडा वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर मंत्री थे। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर सचिन कुंडू कांग्रेस के
यहां पर उम्मीदवार हैं और यहां पर कांग्रेस से ही एक उम्मीदवार बागी होकर विजय जैन, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना फॉर्म भरा है। 16 तारीख तक देखिए वो नाम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। इस सीट पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सीट पर भी समीकरण क्या होंगे वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक इस सीट पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बात की जाए पानीपत सिटी की, पानीपत सिटी के अंदर प्रमोद विज, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, विधायक रहे हैं। और उसके अलावा वीरेंद्र शाह यहां से जो कांग्रेस है उनके उम्मीदवार हैं। उसके अलावा यहां पर जो रोहिता रेवड़ी हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस में जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो बागी हो गई हैं। और उनका नुकसान आखिर किसको होगा? अगर यहां पर भी समीकरणों की बात की जाए तो यहां पर भी ये शहरी सीट है और जब लोकसभा चुनाव हुए थे इस सीट पे बड़ा अच्छा खासा मार्जिन यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मिला था। और कहा जाता है कि जो पानीपत शहरी सीट है उसी के कारण जो मनोहर लाल खट्टर उम्मीदवार थे करनाल से, वो जीत पाए थे या अच्छी खासी लीड ले पाए थे। तो ये सीट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा इसराना की बात की जाए तो इसराना में कृष्ण लाल पंवार राज्यसभा सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया है। और उसके अलावा बलबीर सिंह वाल्मीकि जो पिछली टर्म में विधायक रहे हैं कांग्रेस के, दिखाया गया है, उन पर भरोसा कांग्रेस की ओर से जताया गया है। समीकरण की बात करें, रुझान की बात करें तो यहां पर बलबीर वाल्मीकि कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कृष्ण लाल पंवार पर। तो यह सीट भी कांग्रेस को जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए यहां पे समालका की, तो समालका के अंदर मनमोहन बडाना वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां पर जो धर्म सिंह छोकर हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और समीकरणों की बात की जाए, रुझान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो धर्म सिंह छोकर हैं वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं। ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए गन्नौर की, गन्नौर के अंदर बेहद गंभीर स्थिति है। यहां पर देवेंद्र कौशिक मान सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके अलावा यहां पर कुलदीप शर्मा वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और देवेंद्र काद्यान युवा चेहरा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर उन्होंने अपना निर्दलीय फॉर्म भरा है। और देवेंद्र काद्यान की बात की जाए तो वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना अच्छा खासा रसूख रखते हैं। और अगर इस सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर देवेंद्र काद्यान कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं, भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीट ना भाजपा और ना कांग्रेस, ये सीट इंडिपेंडेंट को या अन्य को जाती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र काद्यान गन्नौर से हो सकता है अगले विधायक हों। उसके अलावा बात की जाए खरखोदा से पवन खरखोदा वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा जो जयबीर वाल्मीकि हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और समीकरणों की रुझानों की बात की जाए तो यहां पर जयबीर वाल्मीकि पवन खरखोदा पर हैवी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो पुराना रोहतक है, रोहतक झज्जर सोनीपत जिसकी 14 सीटें हैं कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर कैंडिडेट इतना मायने नहीं रखता, महत्व नहीं रखता। ये जो इलाका है, ये जो पट्टी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन्फ्लुएंस में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अच्छा खासा यहां पर प्रभाव माना जा सकता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कैंडिडेट को वोट यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा अगली सीट की बात की जाए सोनीपत विधानसभा क्षेत्र, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं निखिल मदान यहां से उम्मीदवार हैं और उनके सामने सुरेंद्र पवार उनके सामने उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। और उसके अलावा जो कविता जैन है, पूर्व मंत्री रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर उन्होंने अपना निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। उनके पति ने निर्दलीय के तौर पर, राजीव जैन ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। अब यहां पर समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। और ये सीट कहीं ना कहीं जिस पिछली बार कांग्रेस के हिस्से में या कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए गोहाना से, गोहाना के अंदर अरविंद शर्मा को उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व सांसद हैं और अभी लोकसभा चुनाव के अंदर रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले और उनको गोहाना भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हो जगबीर मलिक हैं, जगबीर मलिक पिछली बार विधायक रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर जो इंडिपेंडेंट के तौर पर कांग्रेस से बागी होकर हर्ष छिकारा वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां पर जगबीर मलिक का पलड़ा ही कहीं ना कहीं भारी नजर आता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो 14 सीटें हैं उन पे कैंडिडेट ज्यादा महत्व नहीं रखता, मैटर नहीं करता, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर यहां वोट कास्ट होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से यहां पर वोट पड़ता है। तो ये सीट भी गोहाना की कहीं ना कहीं
कांग्रेस के खाते में जा सकती है, कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए बड़ौदा की, तो यहां पर प्रदीप सांगवान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इंदुराज नरवाल वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और यहां पर एक इंडिपेंडेंट कपूर नरवाल कांग्रेस से बागी होकर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। मगर यहां पर भी इंदुराज नरवाल का पलड़ा भारी रह सकता है और ये सीट भी कांग्रेस को जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए जुलाना विधानसभा क्षेत्र की, जुलाना के अंदर जो योगेश बैरागी हैं, कैप्टन योगेश बैरागी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को कितना संभाल पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। और वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विनेश फोगाट हैं, मशहूर पहलवान हैं और चर्चित चेहरा हैं, वो कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जो हैं वो भी अच्छी खासी चर्चा बटोर रही हैं। कविता दलाल यहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, रेसलर हैं, मगर वो प्रोफेशनल रेसलिंग करती हैं, WWE टाइप की रेसलिंग करती हैं। और इसके अलावा जेजेपी के यहां से अमरजीत ढांडा उम्मीदवार हैं, जो पिछली दफा विधायक भी थे। अब यहां पर अगर बात की जाए तो विनेश फोगाट अपने तमाम प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए सफीदों की, सफीदों के अंदर रामकुमार गौतम जो नारनौल से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी कुछ वक्त पहले ज्वाइन करी, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सफीदों विधानसभा क्षेत्र है वहां की टिकट दी गई है। और उसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक थे सुभाष गांगुली, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। और यहां से बच्चन सिंह आर्य बड़ा चेहरा है, अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं अपना पर्सनल, और वो बागी होकर भारतीय जनता पार्टी से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। मगर यहां बात की जाए तो बच्चन सिंह आर्य कहीं ना कहीं जो रामकुमार गौतम है उनका ज्यादा नुकसान करते हुए नजर आ सकते हैं, और ये सीट भी सुभाष गांगुली के चेहरे के तौर पर ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए जींद की, जींद के अंदर कृष्ण मिड्डा वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और महावीर गुप्ता यहां पर जेजेपी के उम्मीदवार हैं। माफ करना, पिछला चुनाव जेजेपी से महावीर गुप्ता ने लड़ा था और अब की बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और अच्छे खासे पिछली दफा उन्होंने 45,000 के करीब करीब उनको वोट मिले थे पिछले चुनाव के अंदर। और अब की बार जिस तरीके से जो कृष्ण मिड्डा है उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, और कहीं ना कहीं वो अपने समर्थकों की उम्मीदों पर, वहां की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि वो अपने समर्थकों की उम्मीद पर ज्यादा खरे नहीं उतर पाए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और महावीर गुप्ता यहां से कांग्रेस के विधायक के तौर पर विधानसभा जा सकते हैं। ये समीकरण कहते हैं, रुझान कहते हैं, ये सीट भी कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बात की जाए उचाना सीट की, उचाना के अंदर देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यहां से ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह के बेटे, हिसार से पूर्व सांसद हैं, वो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और यहां से दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के तौर पर यहां पे उम्मीदवारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो पिछली दफा यहां से दुष्यंत चौटाला विधायक बने थे, मगर जो ब्रिजेंद्र सिंह है, अब के चुनाव के अंदर ब्रिजेंद्र सिंह के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, जो रुझान है, आंकड़े हैं, वो ब्रिजेंद्र सिंह को यहां पर विजयी होता हुआ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को और जो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र अत्री हैं उनको बड़ा झटका लग सकता है, और अच्छे खासे मार्जिन से ये सीट कांग्रेस के हिस्से में और ब्रिजेंद्र सिंह विधायक बनने के हिस्से में ये सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए नरवाना की, तो नरवाना के अंदर कृष्ण कुमार बेदी, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो सतबीर दोबलैन यहां से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भी अगर बात की जाए तो कृष्ण कुमार बेदी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा टोहाना की बात की जाए, टोहाना के अंदर देवेंद्र बबली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उसके अलावा परमवीर सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और परमवीर सिंह ने जब पिछला चुनाव लड़ा था तो 16,000 के करीब उनको वोट आए थे, यानी कि उनका प्रदर्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा था। अब की बार की बात की जाए, हालांकि देवेंद्र बबली ने पहले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को समर्थन किया था, फिर कांग्रेस से वो टिकट चाह रहे थे, मगर कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिली, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दी। तमाम विरोध के बावजूद भी माना जा सकता है कि देवेंद्र बबली का एक अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, और उसी के सहारे लगता है कि वो
जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव जीतने की स्थिति में नजर आ सकते हैं। ये सीट कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए फतेहाबाद की, फतेहाबाद के अंदर दूड़ाराम वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बलवान सिंह दौलतपुरिया वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और यहां से सुनैना चौटाला जो है वो आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं। मगर बात की जाए किसका पलड़ा भारी रह सकता है, तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है। दूड़ाराम एक बार फिर दोबारा विधायक यहां से बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए रतिया विधानसभा क्षेत्र से, रतिया विधानसभा क्षेत्र से सुनीता दुग्गल वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और जरनैल सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और यहां पर जरनैल सिंह पिछली दफा अच्छे खासे वोट उन्होंने लिए थे, और यहां पर जो लक्ष्मण नापा हैं जो मौजूदा विधायक थे 2019 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी के, वो सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने से कहीं ना कहीं अच्छे खासे नाराज हो गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और वो जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल को बड़ा खामियाजा उसका उठाना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान सुनीता दुग्गल को जो लक्ष्मण नापा के कांग्रेस ज्वाइन करने का है वो उनको उठाना पड़ सकता है। और ये सीट कहीं ना कहीं जरनैल सिंह वो भी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जरनैल सिंह यहां से विधायक बन सकते हैं, और ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए कालावाली विधानसभा क्षेत्र से, तो कालावाली के अंदर राजेंद्र देसू जोधा पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, और यहां से शीशपाल केरवाला कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं 19 से लेकर 24 तक। और अब की बार बात की जाए तो यहां पर शीशपाल जो केरवाला है वो ही दोबारा फिर मैदान मारते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट चाहने वाले एक नेता और थे सरदार बलकौर सिंह जत्थेदार, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद बलकौर सिंह के द्वारा की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत थी और मजबूत होगी, और वहां से मान सकते हैं कि शीशपाल केरवाला एक बार फिर विधायक बन सकते हैं। ये सीट भी कालावाली की सीट भी जो कांग्रेस पार्टी है उसके खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। अगली जो सीट है रानिया सीट, रानिया सीट की बात की जाए बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, हरियाणा के अंदर बड़ी हॉट सीट है, और रानिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शीशपाल कंबोज को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से सरव कंबोज पत्रकार रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और यहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चौधरी रंजीत सिंह चौटाला बड़ा चेहरा है और सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, और वो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और उन्होंने अपना निर्दलीय के तौर पर चुनाव शुरू कर रखा है। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला आईएनएलडी की ओर से उम्मीदवार हैं, और अगर चारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला यहां से बाजी मार सकते हैं, क्योंकि इनेलो को जो गोपाल कांडा के साथ और जो आदित्य चौटाला हैं डबवाली से, उनके समर्थन से या उनके पार्टी ज्वाइन करने से जो मजबूती मिली है, उस मजबूती का डबवाली हो, एलनाबाद हो या फिर रानिया हो, वहां पर वो साफ प्रभाव या फर्क देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सीट इनेलो के खाते में जा सकती है। अर्जुन चौटाला रानिया से अगले विधायक के तौर पर माने जा सकते हैं। ये सीट कहीं ना कहीं इनेलो के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए सिरसा विधानसभा क्षेत्र की, सिरसा के अंदर रोहताश जांगड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यहां पर गोकुल सेतिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा यहां से गोपाल कांडा यहां पर उम्मीदवार हैं। गठबंधन के बाद इनेलो, बीएसपी और हलोपा तीनों के संयुक्त यहां पर वो उम्मीदवार हैं। अब यहां पर तीनों उम्मीदवारों की बात की जाए तो पिछली दफा जो गोकुल सेतिया है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इंडिपेंडेंट के तौर पर वो यहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, मगर उनको जो सपोर्ट थी वो आईएनएलडी की सपोर्ट थी, अभय सिंह चौटाला की सपोर्ट थी। और अब की बार अभय सिंह चौटाला ने एन चुनाव के वक्त पर जो बड़ा फेरबदल किया वो हलोपा के साथ गठबंधन करके किया है, और गोकुल सेतिया ने जो बड़ा परिवर्तन किया वो कांग्रेस की टिकट पाकर किया है। मगर तमाम समीकरणों को जोड़कर देखा जाए, तमाम समीकरणों को गुना जोड़ भाग सब कुछ करके देखा जाए, तो ये सीट कहीं ना कहीं गोपाल कांडा के हिस्से में या हलोपा के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा जो अगली सीट है उसकी बात की जाए एलनाबाद की, एलनाबाद के अंदर यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अमीर चंद मेहता हैं उनको टिकट दी गई है, और कांग्रेस की ओर से भरत सिंह बेनीवाल पूर्व विधायक रहे हैं उनको टिकट दी गई है, और जो आईएनएलडी की ओर से यहां पर अभय सिंह चौटाला बड़ा चेहरा है, और अभय सिंह चौटाला का वो गढ़ जा सकता है, वो लंबे वक्त से एलनाबाद से विधायक बनते आ रहे हैं,
और 2019 से लेकर 2024 में भी वो एलनाबाद से ही विधायक थे। और अगर यहाँ पर समीकरण रुझानों की बात की जाए तो ये सीट कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के हिस्से में जा सकती है, इनेलो के हिस्से में जा सकती है। अभय सिंह चौटाला फिर से विधायक के तौर पर एलनाबाद की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगली सीट की बात की जाए तो अगली सीट है डबवाली सीट। बेहद प्रदेश की बेहद हॉट सीट है और यहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो अमित सिहाग हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलदेव सिंह मांगेआना हैं और आईएनएलडी के उम्मीदवार जो हैं वो चर्चित चेहरा है, आजकल बहुत चर्चा में है, आदित्य चौटाला। और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर कुलदीप गदराना आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि आदित्य चौटाला सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि आदित्य चौटाला भारतीय जनता पार्टी में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और इससे नाराज होकर आदित्य चौटाला ने इनेलो ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा रसूख आदित्य चौटाला ने हासिल कर लिया था। और माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वो सिरसा के अंदर आदित्य चौटाला के दम पर था और जैसे ही आदित्य चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, तो फिर वहां पर माना जा सकता है या माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका वजूद भी डबवाली और सिरसा के अंदर खत्म हो गया है। तो यहां पर चारों उम्मीदवारों के बीच में बात की जाए कि सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है या सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है और यह सीट किसके खाते में या किसके हिस्से में जा सकती है, तो तमाम उम्मीदवारों पर, तीनों उम्मीदवारों पर आदित्य चौटाला यहां पर हावी नजर आ रहे हैं, भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर ये जो सीट है वो आदित्य चौटाला के रूप में इनेलो को ये सीट जा सकती है। यहां पर जो कांग्रेस के जो पिछली दफा विधायक रहे हैं अमित सिहाग, उनको यहां पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आदित्य चौटाला के इनेलो में जाने का। तो डबवाली के अंदर माना जा सकता है कि यह सीट इनेलो को जा सकती है आदित्य चौटाला के रूप में। उसके बाद अगली जो बात की जाए, अगली सीट आदमपुर। आदमपुर के अंदर भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है और यहां पे चंद्र प्रकाश वो कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवार हैं, मगर यहां चौधरी भजनलाल के परिवार का गढ़ है, तो यहां पर भव्य बिश्नोई फिर दोबारा विधायक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट डाल सकते हैं। अगली सीट की बात की जाए तो अगली सीट है नारनौंद की सीट। नारनौंद भी हॉट सीट मान सकते हैं क्योंकि यहां से जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, कैप्टन अभिमन्यु पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार के, वो यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ हैं। हालांकि जो कैप्टन अभिमन्यु हैं उन्होंने पिछली दफा जब वो विधायक थे और जब सरकार के अंदर मंत्री थे तो उन्होंने बहुत विकास के काम कराए, मगर नारनौंद हलके में देखना होगा कि जो कैप्टन अभिमन्यु हैं उनका विकास, युवा जो जोश है जस्सी पेटवाड़ उन पर भारी पड़ता है या फिर जस्सी पेटवाड़ का जो युवा जोश है वो फिर कैप्टन अभिमन्यु के विकास और उनके कामों पर भारी पड़ता है। ये देखने वाली बात रहेगी। इस सीट पर अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, इसके समीकरण क्या रहेंगे कुछ वक्त और लगेगा इस सीट पर क्योंकि ये बड़ी हॉट सीट है। और यहां पर जैसा मैंने बताया कि कैप्टन अभिमन्यु का काम और जस्सी पेटवाड़ का युवा जोश, हालांकि कौन किस पर हावी रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। तो इस सीट पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। तो इसके अलावा बात की जाए अगली सीट जो है वो हांसी की सीट है। विनोद भ्याना यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और राहुल मक्कड़ वो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल मक्कड़ ने पिछला जो चुनाव था वो जेजेपी की टिकट पर लड़ा था और यहां पर लगभग 31,000 उन्होंने वोट जेजेपी की टिकट पर लिए थे। और अब की बार बात की जाए तो यहां पर जो राहुल मक्कड़ है वो हावी नजर आ रहे हैं विनोद भ्याना पर। विनोद भ्याना सरकार के अंदर विधायक रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और राहुल जो मक्कड़ हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर हावी या भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं विनोद भ्याना पर। यह सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बरवाला सीट की बात की जाए तो बरवाला के अंदर रणबीर गंगवा, उनकी नलवा से विधायक थे मगर उनकी सीट को चेंज किया गया है। रणबीर गंगवा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां से रामनिवास घोडेला वो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और जो लास्ट टाइम जो रामनिवास घोडेला हैं उन्होंने यहां से निर्दलीय का चुनाव लड़ा था और लगभग 17,500 उन्होंने निर्दलीय वोट मत हासिल किए थे। और अब की बार कांग्रेस का सहारा मिलने के बाद माना जा सकता है कि ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है और रामनिवास घोडेला यहां से अगले विधायक के तौर पर देखे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। हिसार सीट की बात की जाए तो हिसार सीट से जो कमल गुप्ता हैं, जो नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर मंत्री रहे और उसके अलावा खट्टर सरकार के अंदर भी मंत्री रहे, वो यहां से
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रामनिवास राणा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार और यहां से सावित्री जिंदल बड़ा चेहरा है और जो कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल उनकी माताजी हैं और पहले भी विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं। उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रही थी मगर भारतीय जनता पार्टी ने कमल गुप्ता की टिकट नहीं काटी और वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर और अब इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। तो इस सीट पर समीकरण बहुत गंभीर हैं। यहां भी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। इस सीट पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके अलावा बात की जाए नलवा से तो रणधीर पनिहार यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और अनिल मान यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और संपत सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस ज्वाइन करके जब उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में है। और कहीं ना कहीं यहां पर जो संपत सिंह है उनके इंडिपेंडेंट होने का नुकसान कांग्रेस के उम्मीदवार को हो सकता है और रणधीर पनिहार के हिस्से में यह सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यह सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा जो अगली सीट है लोहारू की, लोहारू के अंदर जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल जो सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं वो यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और राजबीर फरटिया यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अगर तमाम समीकरण देखे जाएं तो यहां पर जो राजबीर फरटिया हैं वो कहीं ना कहीं अगले विधायक के तौर पर देखे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं और ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा यहां पर बात की जाए जो बाडड़ा हल्के की है, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बात की जाए तो उमेश पातुवास वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और सोमवीर सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सोमवीर सिंह ने पिछला चुनाव लोहारू से लड़ा था और लगभग 44,000 उन्होंने मत लिए थे। अब की बार लोहारू के बजाय बाडड़ा से सोमवीर सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और अगर समीकरणों की बात की जाए, रुझान की बात की जाए, ओपिनियन पोल जिसके पक्ष में जा सकते हैं वो यहां पर सोमवीर सिंह के पक्ष में जाते हुए नजर आ सकते हैं। उमेश पातुवास पर कहीं ना कहीं सोमवीर सिंह भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए दादरी विधानसभा क्षेत्र की, यहां पर सुनील सांगवान जेलर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनीषा सांगवान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और इसके अलावा यहां पर जो सोमवीर सांगवान थे जो पहले विधायक थे, इंडिपेंडेंट विधायक बने थे, वो फैक्टर यहां पे काम कर रहा है। हालांकि वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे मगर कांग्रेस की टिकट उनको नहीं मिली और मनीषा सांगवान को कांग्रेस की टिकट मिली। और यहां पर वो किसको समर्थन देते हैं या वो किसके पक्ष में जाते हैं, यहां भी इस सीट पर भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, कुछ भी इस सीट पर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बात की जाए भिवानी सीट की, भिवानी सीट से घनश्याम सर्राफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उसके अलावा जो कामरेड ओम प्रकाश हैं वो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक सीट सीपीआईएम को दी गई है। और इस सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो घनश्याम सर्राफ है या भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ये सीट जा सकती है। घनश्याम सर्राफ फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए तोशाम की, तोशाम से यहाँ पर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी गई है और उसके अलावा उन्हीं के भाई को, उन्हीं के ताऊ के लड़के अनिरुद्ध चौधरी को यहां पर कांग्रेस की टिकट दी गई है। दोनों चौधरी बंसीलाल के पोते और पोती हैं। और यहां पर बात की जाए तो अभी यहां भी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि श्रुति चौधरी यहां पर हावी रह सकती हैं मगर फिर भी समीकरण यहां पर कुछ भी हो सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि समीकरण किसके पक्ष में जाते हैं। इस सीट पर भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा बात की जाए भवानी खेड़ा की, भवानी खेड़ा के अंदर अनूप वाल्मीकि को टिकट दी गई है और यहां पर प्रदीप नरवाल को कांग्रेस की टिकट दी गई है, अनूप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर बिशंबर वाल्मीकि जो सरकार के अंदर, नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर मंत्री थे, उनकी टिकट काट दी गई थी। हालांकि वो उनकी नाराजगी की खबरें आई मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से माना जा रहा है कि उनको मना लिया गया है। और अगर यहां पर समीकरण की बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं अनूप वाल्मीकि पक्ष में समीकरण जाते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि जो प्रदीप नरवाल हैं वो उन पे बाहरी का टैग है और जो वहां जो प्रचार है वो प्रचार ये है कि वो किसी बाहरी हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं और जो अनूप जो वाल्मीकि हैं उनकी साफ छवि वहां पे मानी जाती है। तो ये सीट कहीं ना कहीं जो भवानी खेड़े की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए महम की,
महम हॉट सीट है और यहां पर दीपक हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बलराम दांगी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं। आनंद सिंह दांगी सरकार के अंदर पहले मंत्री रहे हैं और बड़े नेता के तौर पे उनकी पहचान होती है। इसके अलावा यहां पर इंडिपेंडेंट विधायक जो 2019 से 24 तक थे, बलराज कुंडू। उसके अलावा यहां पर जो पूर्व विधायक इनेलो से रहे बाली पहलवान, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस सीट पर भी समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं किसके नहीं जाते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, मगर अभी इस सीट पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके अलावा बात की जाए गढ़ी सांपला किलोई से, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कदावर नेता हैं और उसके जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं मंजू हुड्डा, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि मंजू हुड्डा का राजनीति के अंदर कोई लंबा चौड़ा उनका कोई वजूद नहीं है, कोई लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक कैरियर नहीं है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत में कोई संशय नहीं है और ये सीट भी पिछली बार की तरह ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा रोहतक की बात की जाए, रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भारत भूषण बत्रा, बीबी बत्रा है। तमाम समीकरण देखें, तमाम समीकरणों पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर बीबी बत्रा मनीष ग्रोवर पर हावी रह सकते हैं। ये सीट फिर कांग्रेस के खाते में या कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए कलानौर से रेणु दाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और शकुंतला खट्टक यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और तमाम समीकरण देखें, तमाम रुझान देखें तो शकुंतला खट्टक एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वो तैरती हुई नजर आ सकती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वो फिर तर सकती हैं और यहां पर शकुंतला खट्टक विधायक एक बार फिर बन सकती है। ये सीट भी कलानौर की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बहादुरगढ़ की, बहादुरगढ़ के अंदर दिनेश कौशिक वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा यहां पर राजेंद्र जून जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा यहां पर राजेश जून वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से बागी होकर और इनेलो की टिकट पर भी यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहां पर इस सीट पर भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये सीट भी फंसी हुई सीट है, किसके हिस्से में जाएगी किसके हिस्से में नहीं जाएगी इस पर भी अभी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके अलावा बात की जाए बादली विधानसभा क्षेत्र से, बादली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ हैं, बड़े नेता हैं, सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं और उसके अलावा कुलदीप वत्स कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, विधायक रहे हैं 19 से लेकर 24 तक और तमाम समीकरण देखे जाए तो यहां पर जो फार्मर एरिया है, जो ग्रामीण पट्टी है, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से किसानों की नाराजगी थी तो उसका नुकसान पिछली बार भी ओम प्रकाश धनखड़ को उठाना पड़ा था और अब की बार भी हो सकता है ओम प्रकाश धनखड़ को वो नुकसान उठाना पड़े और ये सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। कुलदीप वत्स फिर एक बार यहां से विधायक बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए झज्जर की, झज्जर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कप्तान बिरधाना है और कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से गीता भुक्कल है, पूर्व में मंत्री रही हैं और एक बार फिर यहां से ये सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए बेरी विधानसभा क्षेत्र से, बेरी से यहां पर संजय कबलाना को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और रघुवीर सिंह काद्यान को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है और यहां पर विश्लेषण के तौर पर बताया जाए तो रघुवीर सिंह काद्यान फिर विधायक बनते हुए नजर आ सकते हैं और यह सीट भी कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अटेली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहां से आरती राव जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र के अंदर मंत्री हैं, राव इंद्रजीत की बेटी हैं और उनके सामने अनीता यादव कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और अगर बात की जाए तो आरती राव यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतती हुई नजर आ सकती हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ के अंदर यहां पर कंवर सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और राव दान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, विधायक भी रहे हैं और यहां पर भी बड़ा फैक्टर राम जो
रामविलास शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। रामविलास शर्मा की टिकट काटकर और उनकी नाराजगी मोल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ली है। हालांकि इंडिपेंडेंट चुनाव वो नहीं लड़ रहे, अपना नामांकन वापस लेने की उनकी चर्चा चल रही है, मगर उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान कर सकती है और ये सीट कांग्रेस के हिस्से में और राव दान सिंह के हिस्से में उनके विधायक के तौर पर यह सीट देखी जा सकती है। ये सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए नारनौल की, नारनौल के अंदर ओम प्रकाश यादव वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मंजू चौधरी, माफ करना, राव नरेंद्र सिंह वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अगर आकलन किया जाए तो यहां पर ओम प्रकाश यादव वो कहीं ना कहीं सीट निकाल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ये सीट जा सकती है। इसके अलावा जो अगली सीट है वो है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी, अभय सिंह यादव यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मंजू चौधरी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और यह सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकती है। अभय सिंह यादव यहां से विधायक बन सकते हैं। उसके अलावा बावल की बात की जाए तो बावल विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण कुमार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर बनवारी लाल यहां से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, मंत्री रहे हैं सरकार के अंदर, उनकी टिकट काट दी गई और यहां से एमएल रंगा कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर यह सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ सकती है। एमएल रंगा यहां से विधायक बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कोसली की बात की जाए तो अनिल दहीना यहां से भारतीय जनता पार्टी, सतीश यादव यहां पर कांग्रेस, आकलन किया जाए जो ओपिनियन है वो मान सकते हैं कि अनिल दहीना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से जो जगदीश यादव हैं उन पर भारी पड़ सकते हैं। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। इसके अलावा रेवाड़ी की बात की जाए, लक्ष्मण यादव यहां पर पूर्व विधायक हैं। लक्ष्मण यादव को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शिफ्ट किया है और कांग्रेस की तरफ से चिरंजीवी राव यहां पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली टर्म के अंदर विधायक रहे हैं और यहां पर बात की जाए तो चिरंजीवी राव एक बार फिर यहां पर विधायक बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये सीट भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए पटौदी की, पटौदी के अंदर बिमला चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और परल चौधरी वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो अभी इस सीट पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, यहां भी समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए बादशाहपुर से राव नरबीर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वरदान यादव वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और आकलन किया जाए और जो ओपिनियन है, ओपिनियन पोल ये कहता है कि राव नरबीर यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, हिस्से में जा सकती है। गुड़गांव की बात की जाए, मुकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मोहित ग्रोवर पिछला चुनाव जिन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था और अच्छे खासे वोट लिए थे, लगभग 49,000 के करीब उनको वोट आए थे और वो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और दावेदारी की बात की जाए, आकलन की बात की जाए, विश्लेषण की बात की जाए तो ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मोहित ग्रोवर गुड़गांव से चुनाव जीत सकते हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए सोहना सीट की तो सोहना पे तेजपाल तंवर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रोहतास सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि रोहतास सिंह ने जो पिछला चुनाव था वो जेजेपी की टिकट पर लड़ा था और 47,000 के करीब उनको वोट आए थे और अब की बार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे खासे मजबूत उम्मीदवार या दावेदार माने जा सकते हैं। और ये सीट कहीं ना कहीं सोहना की सीट जो है वो रोहतास सिंह को जा सकती है या कांग्रेस के हिस्से में ये सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए नूह की, नूह के अंदर संजय सिंह को शिफ्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आफ्ताब अहमद यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पिछली बार विधायक रहे हैं। और इस सीट की बात की जाए तो आफ्ताब अहमद एक बार फिर कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए फिरोजपुर झिरका से तो नसीम अहमद यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मामन खान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मामन खान कहीं ना कहीं यहां पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं और यह सीट भी कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए पुन्हाना की, पुन्हाना के अंदर अजय खान वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद इलियास वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद इलियास एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के खाते में या कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए हथीन की, हथीन के अंदर मनोज रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मोहम्मद इजराइल वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछली दफा भी उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट लिए थे और अब की बार
बात की जाए तो मोहम्मद इजराइल यहां पर मैदान मारते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए होडल की, होडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हरिंदर सिंह हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं। उदय भान पिछली दफा बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे और अब की बार जो उनके सामने पिछली दफा थे नरेंद्र गुप्ता, उनकी टिकट काट दी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट उदय भान जी के लिए हो सकता है और उदय भान कहीं ना कहीं एक बार चुनाव जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है उदय भान के नेतृत्व में या उदय भान के विधायकी के तौर पर। उसके अलावा बात की जाए पलवल सीट की तो गौरव गौतम वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और करण दलाल पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। करण दलाल यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और करण दलाल की बात की जाए तो यहां पर करण दलाल कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं और ये सीट कांग्रेस के हिस्से में या खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए फरीदाबाद एनआईटी की, फरीदाबाद एनआईटी में सतीश फगाना यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और नीरज शर्मा यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नरेंद्र भडाना पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने अच्छे खासे 58,500 के आसपास वोट लिए थे, मगर अब की बार जब उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी की नहीं मिली तो उन्होंने एनएलडी और बसपा की तरफ से टिकट लेकर और मैदान में ताल ठोकी है। मगर तमाम समीकरणों की बात की जाए तो यहां पर नीरज शर्मा के पक्ष में यह चुनाव हो सकता है। नीरज शर्मा यहां से एक बार फिर विधायक बन सकते हैं। यह सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए बड़खल से, बड़खल के अंदर दिनेश अदलखा को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है और विजय प्रताप को यहां कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है और विजय प्रताप यहां से भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं दिनेश पर। तो कहीं ना कहीं ये बड़खल की सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए बल्लभगढ़ की, मूलचंद शर्मा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और पराग शर्मा यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बात की जाए तो मूलचंद शर्मा हावी रह सकते हैं पराग शर्मा पर और यह सीट भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। इसके अलावा फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद के अंदर विपुल गोयल ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर और लखन सिंगला यहां पर कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। लखन सिंगला ने पिछला जो चुनाव लड़ा था अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी, मगर उनके सामने जो नेता हैं, उनके सामने जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मजबूत उम्मीदवार हैं। विपुल गोयल अपना एक अच्छा जनाधार रखते हैं तो ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपुल गोयल के रूप में जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तिगांव से तो तिगांव से राजेंद्र नागर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो रोहित नागर हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहां पर जो ललित नागर हैं वो कांग्रेस से बगावत करके और इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर बात की जाए तो राजेंद्र नागर के पक्ष में चुनाव रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा पृथला की बात की जाए तो टेकचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रघुवीर तेवतिया यहां से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था और यहां से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर यहां पर नैनपाल रावत आपको दिखाई देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और वो बागी हो गए और वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सीट। रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव जीत सकते हैं। ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा जो अंतिम सीट की बात की जाए वो सीट है सभा क्षेत्र की राई विधानसभा क्षेत्र। राई से भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णा गहलोत को, पूर्व मंत्री रही हैं, उनको मैदान में उतारा है और जो कांग्रेस की तरफ से जय भगवान आंतिल को यहां पर मैदान में उतारा गया है और यहां पर मान सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो पुराना रोहतक है, रोहतक झज्जर सोनीपत जिसके अंदर 3 जिले आते हैं जिनकी 14 विधानसभा क्षेत्र बनते हैं, उसके अंदर राई भी एक विधानसभा क्षेत्र है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट कास्ट करता है, डालता है। तो यहां भी जय भगवान आंतिल कहीं ना कहीं जो कृष्णा गहलोत हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर हावी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का रुझान मैंने आप लोगों के सामने बताया, ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने बताया। तो चलिए निष्कर्ष की बात की जाए, निष्कर्ष की ओर बढ़ा जाए तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि 53 सीटें वो कांग्रेस को जा सकती हैं
और 23 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं और 9 सीटें ऐसी हैं कि जिन पे अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं है। वो 9 सीटों के समीकरण जब होंगे तो वो किसके खाते में जुड़ेंगी? कांग्रेस के खाते में जुड़ती हैं तो कांग्रेस की 53 से ऊपर हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की 23 से ऊपर हो जाती हैं। और 5 सीटें अदर्स को मान सकते हैं। 5 सीटों में अदर्स 3 इनेलो की सीट हो सकती हैं, 1 सीट हलोपा की और 1 सीट गन्नौर से देवेंद्र कादयान की हो सकती है। और जो 9 सीटें जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उनमें से भी अगर इंडिपेंडेंट को जाती हैं, निर्दलीयों को जाती हैं, इनेलो को जाती हैं तो फिर उनकी संख्या बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो मुझे जरूर बताइए, और अगर आपकी कोई अलग राय है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी अपडेट के साथ, किसी नए पॉलिटिकल विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।